नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रंगमंच और फिल्म कलाकार जगदीश शर्मा जी से। जगदीश शर्मा जी, आपका हम स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सागर से आपकी शुरुआत कैसे हुई? अमूमन वैसे ही शुरुआत है मेरी जैसी कि होती है जी। स्टूडेंट लाइफ में। सागर यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा। हाँ तो यूथ फेस्टिवल हुआ करते थे जी, अभी भी होते हैं। अभी भी होते जी। हैं। तो जो कल्चरल एक्टिविटीज थी उसमें पार्टिसिपेशन शुरू से था, स्कूल टाइम से था। धीरे धीरे ये किस दौर की बात होगी? 89 से शुरू माना जा यानी सकता है। 89, 90, 90, 91, 92। जी। और फिर उसी दरमियान सागर यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट का जो सब्जेक्ट है वो शुरू हुआ जी। और उसमें फर्स्ट बैच का मैं स्टूडेंट था। अच्छा। 2 साल का वो कोर्स है परफॉर्मिंग आर्ट का, जो अभी भी चलता है। तो वो 2 साल वो कोर्स किया और वो कोर्स करते करते जी ऐसा लगा कि अब यही करना है। फिर वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद अन्वेषण थिएटर ग्रुप, उसकी स्थापना हुई। एक्चुअली रंगमंच मेरी जिंदगी में यहाँ से शुरू होता है और अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो उसमें आपकी भी शिरकत रही है। बिल्कुल सही कहा आपने जगदीश भाई, और लगातार हम दोनों सक्रिय रहे हैं। हाँ, फिर कई सारे नाटकों में अभिनय किया, कई सारे नाटकों का निर्देशन किया और ये कारवां करीब करीब 97। अच्छा, शुरुआत दौर में देखा जाए तो आप अपने आप को एक अभिनेता के तौर पर ज्यादा परिपक्व मानते थे और माशाल्लाह लोगों ने भी इस बात को स्वीकारा। लेकिन अभिनय के क्षेत्र से साथ साथ आपने रंगमंच में निर्देशन की तरफ भी कदम बढ़ाया, तो क्या कारण थे ऐसा करने के? मूलतः निर्देशन ही मुझे सबसे शुरू में निर्देशन का ही आकर्षण था जी। लेकिन उस तरह के मौके मिलते नहीं थे। तो जो निर्देशक हुआ करता था उसके साथ मिलके जी 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 या उसको किसी तरह से अपने तरफ ध्यान दिला के कुछ छोटे मोटे रोल मिलते थे। और हमें याद आ रहा कि ऐसी चर्चा भी हम लोगों की अक्सर चलती थी कि निर्देशक कोई बनना नहीं चाहता था, ज्यादातर लोग अभिनय के क्षेत्र में ही जाना चाहते थे और हमें निर्देशक बाहर से भी बुलाना पड़ता था कई बार। तो आप ये हमेशा गंभीर इस मुद्दे को उठाते थे कि हमें एक अच्छे निर्देशक की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये भी एक कारण है। और जो कि मैंने कहा कि मूलतः शौक भी मुझे निर्देशन का था शुरू में जी। लेकिन कुछ परिहार्य कुछ अपरिहार्य कारणोंवश वो मौके शुरू में नहीं मिले तो अभिनेता के तौर पे काम शुरू किया जी। लेकिन जैसे ही मौका हाथ लगा तो 95 में मैंने पहला जो पूरा एक नाटक होता है अंधा युग नाम से वो निर्देशित किया था। उसमें एक्ट भी किया था, उसमें आप भी थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और उससे पहले कुछ नुक्कड़ नाटक जी, यमराज इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। तो हम चाहेंगे, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे उस दौर के उस नाटक का जो आपने मुख्य किरदार निभाया था अश्वत्थामा का। अगर कुछ पंक्तियां आप सुना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अंधायुग नाटक की ये खास बात है जी कि उसका हर किरदार छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मुख्य से मुख्य, जी आखिर से आखिर, कोई किरदार छोटा नहीं है। हर किरदार का हर संवाद बहुत ही लाजवाब है, चाहे भले वो हम प्रहरी हो, सैनिक हो, कोई भी हो। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो उसकी एक वृद्धयाचक नाम का उसमें एक कैरेक्टर था कि संवाद की कुछ पंक्तियां हैं जो कि डायलॉग के लहजे में तो नहीं लेकिन मैं बोलता हूँ बहुत ही मीनिंगफुल मुझे लगती हैं, मुझे याद हैं। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव मस्तिष्क ही उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। और जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव मस्तिष्क ही उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। ये बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए पंक्तियां। जी। फिर जगदीश भाई, हम जानना चाहेंगे कि सागर में आपने बहुत सघन रंगमंच किया, लगातार अभिनय, निर्देशन, तो फिर इसके बाद आपका मुंबई जाने का प्लान कैसे बना? हमेशा की तरह ये बात मैं भी कहूँगा जी, जो कि हर रंगमंच का कलाकार कहता है। अब उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि दुर्भाग्यवश जी या सौभाग्यवश या परिस्थिति जन्य जो भी है। हाँ। पूरे हिंदुस्तान की स्थिति ये है, मैं बार बार कहता हूँ और लगभग हर रंगमंच का कलाकार ये कहता है कि हिंदी रंगमंच में पैसा नहीं है। जी। हर इंसान को अपने उदर पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पैसा चाहिए। ये सच्चाई है जी। या यूं कहें कि ये कड़वी सच्चाई है। रंगमंच में पैसा कहीं नहीं है। तो परिवार
के पालन पोषण के लिए या खुद के उदर पोषण के लिए, कुछ इसमें महत्वाकांक्षा भी, कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने की, बड़े लोगों के साथ काम करने की ललक भी हो सकती है। ये कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण वही है जो मैंने सबसे पहले बताया। तो इन सारी कारणों को ध्यान देते हुए 98 में मैं रुखसत हुआ यहाँ से मुंबई के लिए। अच्छा जगदीश जी, हम इससे पहले कि मुंबई की यात्रा पर चलें आपके साथ, एक बात और जानना चाहेंगे कि पहले हम लोग चर्चा करते थे कि निर्देशकों की कमी हमें समझ में आती थी, लेकिन फिर बाद में जाकर ये हुआ कि हिंदी थिएटर में, हिंदी रंगमंच में अच्छी स्क्रिप्ट की कमी बहुत ज्यादा खली है। तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? बिल्कुल स्पष्ट है, कमी है। इसका सीधा सीधा अर्थ है, बहुत सामान्य सी बात है कि नाटक लिखे नहीं जा रहे हैं, इसलिए कमी है। इसलिए अनुवादित नाटक, चाहे वो अंग्रेजी नाटकों का हिंदी अनुवाद हो, मराठी का हिंदी अनुवाद हो, गुजराती का हिंदी अनुवाद हो, या जो भी हो, लेकिन पक्के तौर पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि अच्छी स्क्रिप्ट्स की कमी है। आज भी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, लेकिन ये सच है कि कम लिखी जा रही हैं। जिस मात्रा में, जिस सघनता, जिस गंभीरता, जिस गहराई के साथ पहले हिंदी नाटकों की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, वो जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनमें कमी आती गई, ये सच है। लेकिन अभी भी लिखी जा रही हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स लिखी जा रही हैं, और उसका बहुत ही लाजवाब उदाहरण है कोर्ट मार्शल। जी बिल्कुल सही कहा, जो बहुत ही आधुनिक युग की स्क्रिप्ट, हिंदी ताजमहल का टेंडर को भी हम, ताजमहल का टेंडर और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, लेकिन कम है, ये सच है। और उसका कारण वही है कि लेखक उस तरफ बहुत ज्यादा आग्रह कर नहीं रहा है, लेखक उसका झुकाव उस तरफ हो नहीं रहा है। एक कारण उसका आर्थिक भी हो सकता है संभवतः। अच्छा जगदीश जी, आप मुंबई गए, मुंबई में आपने शुरुआत में रंगमंच की तरफ भी कदम बढ़ाए, और वहां पर आपने देखा होगा मराठी थिएटर, मराठी रंगमंच एक संपन्नता लिए हुए है, वहां के कलाकार कला से सराबोर है। तो ऐसे में आज के दौर में मराठी रंगमंच हो या गुजराती रंगमंच भी आजकल बहुत आगे आ रहा है, तो ऐसे में हिंदी रंगमंच की स्थिति वर्तमान में क्या देख रहे हैं आप? हिंदी रंगमंच की स्थिति अगर तुलनात्मक रूप से कही जाए, मराठी थिएटर से कम है, गुजराती थिएटर से कम है, इवन अंग्रेजी थिएटर से कम है। उसकी एकमात्र वजह है दर्शक। मराठी थिएटर मुंबई में मैंने देखा, मराठी कलाकार से मैं मिला, कई लोग दोस्त भी हैं मेरे। सबसे बड़ी खास बात मराठी थिएटर या गुजराती थिएटर की वहां जो मैं समझ पाया वो है दर्शक। दर्शक की अपार संख्या है। दर्शक का मराठी नाटक देखने का एक संस्कार है। हर परिवार के लगभग हर सदस्य को नाटक देखने की, मराठी नाटक देखने की आदत है, और हर रोज मराठी नाटकों के शोज होते हैं। एक दिन में 3-3 शोज होते हैं। क्या बात है, हाउसफुल होते हैं जी। और उन लोगों के लिए न सरकारी अनुदान की जरूरत होती है, न किसी के डोनेशन की जरूरत होती है। वो सिर्फ और सिर्फ दर्शकों और उनके द्वारा खरीदे हुए टिकट के पैसों से अपना परिवार चलाते हैं, और बहुत अच्छे से चलाते हैं। यानी पूरी तरीके से व्यावसायिक रूप से मंच है। बिल्कुल व्यावसायिक है। मराठी थिएटर के जो कलाकार हैं वो थिएटर के अलावा कुछ नहीं करते। क्या बात है, और बिल्कुल संपन्न है। लगभग यही स्थिति गुजराती थिएटर की भी है जी। हिंदी थिएटर के पास उतने दर्शक नहीं है जी। अब बात करते हैं जगदीश जी, जब मुंबई आपका जाना हुआ तो शुरुआती तौर पर आपने अपने कदम कहाँ रखे और अपने आप को कहाँ पाया? एक तरफ हिंदी रंगमंच में, सागर में आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, फिर मुंबई जैसे आप पहुंचे तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक छोटे शहर से बिना किसी प्लेटफॉर्म के, बिना किसी ट्रेनिंग के एक व्यक्ति मुंबई में जाके खड़ा होता है जी। मेरे पहले जो खड़े हुए थे, मेरे बाद जो खड़े होंगे, वो लगभग एक से ही खड़े होते हैं जी, जिसको शून्य भी कह सकते हैं कि ना आगे कुछ है, ना पीछे कुछ है, ना कोई परिचय। लेकिन शून्य की कीमत बहुत ज्यादा होती है। हाँ, शून्य जहाँ लग जाता है तो 10 गुना तो हो ही जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे ही हुई, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, लोगों से मिले, परिचय हुआ, कुछ काम मिला, सीरियल में कुछ काम किया, अभिनेता के तौर पे काम किया। तो पूरा जोर उस दौर में आपका अभिनय की तरफ रहा? हाँ, मुझे जो कुछ सीनियर्स थे जी, या जिनकी गाइडलाइन मुझे मिली थी, उनके द्वारा मुझे ये कहा गया कि पैसे की जरूरत होती है, और बिल्कुल होती है। तो उसके लिए टेलीविजन एक माध्यम है जो बहुत कारगर सिद्ध होता है
जो संघर्ष करने इंडस्ट्री में आज के दौर के अभिनेता या कलाकार वहां पहुंचते। तो अभिनेता के तौर पे मैंने कई सारे सीरियल्स में काम किया, 2 एपिसोड, 4 एपिसोड, 5 एपिसोड, 10 एपिसोड, 12 एपिसोड, 1 एपिसोड, और उससे कुछ पैसा वैसा मिलता था, लेकिन मन नहीं लगता था जी। मन कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ मीनिंगफुल करने का था। सो 1.5-2 साल काम करने के बाद मैं वापस आ गया सागर जी। लगभग 2 साल रहा, 2000 में मैं वापस आ गया यहाँ, और 2000 से 2004 तक जी मैंने फिर थिएटर किया यहाँ पे, और मुंबई गया नहीं, मैं सामान भी छोड़ आया था अपना जी। और 2004 तक, उन 4 सालों में फिर से अन्वेषण के साथ जी फिर थिएटर किया, फिर कोशिश की, लेकिन फिर वही रिजल्ट आया कि थिएटर तो आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन फिर वही उदर पोषण जी, परिवार का पालन पोषण, परिवार की जिम्मेदारी जी, ये तमाम चीजें, और कुछ समाज का, कुछ परिवार का प्रेशर जी। आप अगर मुफलिसी में जीना सीख भी लें, ये आपको मजा भी आने लगे जी, लेकिन परिवार, तो आसपास के लोगों का जो वातावरण है वो आपको जीने नहीं देगा। ऐसा लगता था कि कुछ द्वंद्व सा है कि क्या करें जी। कौन सी शक्ति थी जो आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ जयशेखर जी कि मेरी इच्छा बहुत है काम करने की जी। जैसी इच्छा जब मैंने शुरू किया था तब थी, बिल्कुल उतनी ही आज भी है। क्या बात है। हताशाएं, निराशाएं बीच में आती हैं, द्वंद्व आते हैं, कुछ निजी जिंदगी में कुछ बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी आई, पारिवारिक त्रासदी भी झेली, सब कुछ हुआ, लेकिन वो इच्छा कम नहीं हुई जी। बहुत ही बड़ी खूबी है। हाँ, मैं इसको ऐसे ही मानता हूँ, मतलब मैं कुछ अलग से मेरे पास है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो जब भी कभी मैं अपने सहकर्मियों से बात करता हूँ और थिएटर की करने की बात होती है, या तो मैं इच्छा की ही बात करता हूँ, और ये कहता भी हूँ कि जो लोग कर रहे हैं उसका मूल कारण है उनकी इच्छा। बहुत बढ़िया बात। इच्छा जितनी गहरी होगी आपका प्रयास उतना गहरा होगा जी। जगदीश भाई, बहुत ही अच्छी बातें चल रही हैं आपसे, और बहुत ही मजा आ रहा है, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब एक जीवन में आपके बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि आप हिंदुस्तानी सिनेमा के एक महान फिल्मकार श्याम बेनेगल के साथ जुड़े। तो ये सुखद संयोग कैसे बना, और पहली मुलाकात आपको याद होगी श्याम बाबू के साथ आपकी कब हुई, और कैसे उनके साथ जुड़ाव बढ़ता गया आपका? तो श्याम बाबू के साथ पहली मुलाकात हुई थी अभिनेता के तौर पर। अच्छा। एक फिल्म उन्होंने बहुत ही जबरदस्त फिल्म बनाई थी जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, 2 पुरस्कार मिले थे, समर जी। तो एक अभिनेता के तौर पे सबसे पहले मैं रूबरू हुआ उनसे उस फिल्म के दौरान जी। एक छोटा सा किरदार था जो मैंने अभिनीत किया था उस फिल्म में। उनको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, तो ये पहला परिचय था। फिर इस परिचय से बात आगे बढ़ती गई, मैं उनसे मिलता रहा। उनका काम उनसे मिलने से बहुत पहले से मुझे बहुत पसंद था। उनकी फिल्म्स में बहुत देखता था, 2-2, 4-4 बार उनकी फिल्म्स देखता था, उनके इंटरव्यूज पढ़ता था जी, उनके बारे में जानने की कोशिश करता था। मैं वाकई उनका शुरू से ही फैन था, आज भी उतना ही हूँ, और बल्कि आज ज़्यादा हूँ जब उनके साथ मैं मिला, और उनकी खूबियाँ और उनकी प्रतिभा और उनके काम करने का तरीका, उनके साथ रह के जाना, तो मैं पहले उनका फ़ैन कम था, आज उससे बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि जितने मैंने सोचा था उससे वो कहीं ज़्यादा बड़े हैं, उससे कहीं ज़्यादा क्रिएटिव हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। सबसे बड़ी बात कि इतना सब करने के बाद बहुत ज़्यादा सहज हैं, बहुत सरल हैं। उनसे मिलके ऐसा कभी लगता नहीं, मुझे नहीं, किसी को नहीं, कि ये श्याम बेनेगल हैं, ये वर्ल्ड रिनाउंड फिल्म मेकर हैं जी। उनसे मिलके कभी लगता नहीं। ये उनकी बहुत बड़ी सफलता है, उनके व्यक्तित्व का ये बहुत खास आयाम है, हर किसी के लिए सीखने को हो सकता है। अच्छा जगदीश भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी कार्य प्रणाली की पद्धति क्या होती है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, क्योंकि उनका जो काम है वो अपने आप में बोलता है। किसी फिल्म की मेकिंग कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आप तो उनको असिस्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी हमारे श्रोताओं को बताएं आप। किसी भी फिल्म को बनाने के 3 चरण होते हैं जी, और उन्हीं 3 चरणों में न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि विश्व में कहीं भी जो सिनेमा बनता है उन्हीं 3 चरणों से गुजरता है जी। प्री प्रोडक्शन जी, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। बिल्कुल। प्री प्रोडक्शन मतलब फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले शूटिंग की पूरी तैयारी जी, एक एक चीज की पूरी तैयारी कागज पे, जो सबसे महत्वपूर्ण होती है जी। सब कुछ, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स पहनेंगे, कहाँ शूटिंग करेंगे, क्या कलर होगा, सब कुछ, एवरीथिंग जी जी बिल्कुल। प्री प्रोडक्शन जी। फिर प्रोडक्शन मीन्स सिर्फ शूटिंग जी। शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन जी। शूटिंग के बाद
एडिटिंग, डबिंग, मिक्सिंग, करेक्शंस, कलर करेक्शंस, तमाम चीज़ें जी। ये 3 चरण होते हैं फिल्म, किसी भी फिल्म को जी बनाने के। यही 3 चरण श्याम बाबू भी फॉलो करते हैं जी। इससे अलहदा कोई जा नहीं सकता। खास बात उनकी ये है कि किसी भी अच्छी फिल्म के लिए 2-3 चीज़ें जो क्रम से होती हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट, फिर एक्टिंग, कैमरा और डायरेक्शन जी। डायरेक्टर वो खुद हैं। कैमरामैन जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है पर्टिकुलर फिल्म के लिए जी, कि इस तरह की फिल्म है, इस तरह का कैमरा वर्क चाहिए, तो उस तरह का कैमरामैन वो हायर करते हैं। एक्टर भी उसी तरह के लेते हैं जी। सबसे ज़्यादा आग्रह श्याम बाबू का होता है स्क्रिप्ट पे जी। इतना ज़्यादा, इतना थॉरोली, इतना गहराई से, इतना माइनर, इतना सोच के काम वो करते हैं स्क्रिप्ट पे या अपने जो राइटर्स होते हैं उनके साथ कि कभी कभी अविश्वसनीय सा लगता है। तब जाके सोच लेते हैं ऐसा कैसे सोचते हैं। और स्क्रिप्ट पे इतना आग्रह अमूमन होता नहीं। मैंने दूसरे लोगों को भी देखा, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट स्क्रिप्ट का आया, ओके, और शूटिंग शुरू कर देते हैं। श्याम बाबू एक एक लाइन पे जब तक खुद को तैयार नहीं कर लेते, क्या बात है, बहुत खूब, ऐसा ही होगा, ये कैरेक्टर ये ही बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा, एक एक शब्द पे मैंने उनका आग्रह देखा जी। उसके बाद वो काम शुरू करते हैं। किसी भी फिल्म के, अच्छी फिल्म के लिए, किसी भी अच्छे नाटक के लिए स्क्रिप्ट सबसे जरूरी, सबसे अहम कारक होता है जी। और वो श्याम बाबू की कोई भी फिल्म उठा के देख ले, स्क्रिप्ट में कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। इसलिए उनकी फिल्म्स ज्यादातर लोगों को अच्छी लगती हैं, मीनिंगफुल लगती हैं, और ऐसा लगता है कि ये अपने को खींचती हैं जी। और आने वाले समय में उन्होंने 73 में जो फिल्म बनाई थी, आज अगर हम वो फिल्म देखें तो ऐसा नहीं लगता कि ये 73 की बनी हुई फिल्म है। उसकी प्रासंगिकता आज भी वही है, उसकी मेकिंग भी उसकी लगभग ऐसा लगता है जैसे कल की ही फिल्म देख रहे हैं जी। ये खास बात है जी, स्क्रिप्ट पे बहुत जोर होता है। अच्छा, उनकी टीम में आपका काम क्या होता है? हर डायरेक्टर के 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15 जी ऐसे असिस्टेंट होते हैं और श्याम बाबू के 5 असिस्टेंट हैं जी। श्याम बाबू प्लस 5, ये उनकी डायरेक्शन टीम है। तो 5 जो असिस्टेंट हैं उनके अलग अलग काम होते हैं। तो मेरा काम है, मेरे हाथ में स्क्रिप्ट होती है जी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रंगमंच है जी। हाँ, कुछ अभिनय में भी थोड़ी बहुत मेरी दखलंदाजी है, ऐसा उनको लगा। तो स्क्रिप्ट, एक असिस्टेंट के हाथ में स्क्रिप्ट होती है जी, पूरी स्क्रिप्ट। और हर रोज जो शूटिंग होती है, जैसे आज के दिन 3 सीन शूट करने हैं या 2 सीन शूट करने हैं, वो पूरे सीन, उसमें पूरे जो एक्टर्स हैं वो जी, उनके पास स्क्रिप्ट पहुंचा के एक्टर्स के पास उनको बेसिक तैयार करना जी, कि आप डायलॉग्स याद करो और आप बोलो डायलॉग्स, और जो बेसिक्स कुछ हैं वो आप उनको बता दो। ये असिस्टेंट का काम है एक्टर्स के लिए, कि आप उसको ऐसे बोलेंगे, आपका कैरेक्टर ये है, आप ये खड़े होके बोलेंगे, बैठ के बोलेंगे, आप ये जोर से बोलेंगे, आप ये रो के बोलेंगे, आप ये हंस के बोलेंगे। उनको बेसिक तैयार कराने के बाद वो एक्टर्स अपनी लाइन्स याद करके, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके श्याम बाबू के पास पहुंचते हैं। जब फाइनल शॉट होता है जी, उसमें फिर वो अपने हिसाब से क्या चेंज करना है अगर उनको, तो वो करते हैं, नहीं भी करते, कुछ थोड़ा बहुत भी करते हैं, कभी कभी पूरा ही कर देते हैं जी। हर डायरेक्टर के जो असिस्टेंट होते हैं, इस काम के लिए हर असिस्टेंट का आग्रह होता है कि ये काम मुझे मिले। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ इस मामले में कि ये काम श्याम बाबू की डायरेक्शन टीम में रहते हुए उनके द्वारा मुझे दिया गया, और मैं पिछले 5-6 सालों से उनके साथ कर रहा हूँ। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। और अब जगदीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य की क्या योजना है आपकी, कहाँ दिखते हैं आप अपने आप को? भविष्य की योजना, स्वतंत्र रूप से मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। उसको ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ जी। बिल्कुल। मैंने अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिखी है जो सागर पे बेस्ड है जी, और रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट है। राइटर्स एसोसिएशन नाम की जो संस्था है, उसमें वो स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड है, और कई प्रोड्यूसर्स, कई फाइनेंसर्स से मेरी बात चल रही है। कब वो अवसर मेरे सामने आएगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही वो अवसर आएगा, उस फिल्म की शूटिंग करीब 1.5 महीने से 2 महीने, 45 से 60 दिन, पूरी की फिल्म की शूटिंग
सागर में होनी है। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे इस बात बहुत के लिए। शुक्रिया, और शुभकामनाओं की जरूरत भी है मुझे। अब जगदीश जी, हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो अभिनय को या निर्देशन को अपना करियर बनाना चाहते हैं और मुंबई का रास्ता पकड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में जगदीश शर्मा, जिनके पास ढेर सारा अनुभव है, बहुत सारी सीखें हैं, तो वो हमारे इन श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बम्बई जा सकता है यहाँ का व्यक्ति, जाना चाहिए। और ऐसी कोई बात नहीं मुझे लगती, खुद में भी कभी नहीं लगी, और न मैं किसी में देखता हूँ कि यहाँ के व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए या नहीं जा सकता जी। या जाने के बाद वो कुछ कर नहीं सकता। यहाँ का व्यक्ति वो सब कुछ कर सकता है जो आज बहुत सफलतम स्टेज पर अभिनेता के तौर पे, डायरेक्टर के तौर पे या कलाकार के तौर पे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे स्तर पर यहाँ का व्यक्ति भी कर सकता है जी। तो जगदीश जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने अपने अनुभव हमसे बांटे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।